कि गुल को गुलशन मुबारक चाँद को चांदनी मुबारक, कि गुल को गुलशन मुबारक चाँद को चांदनी मुबारक, शायर को शायरी मुबारक, हमारी ओर से आप सभी को क्रिसमस मुबारक। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार सदा सुखी रहें। हम यही कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका और आपका परिवार हमेशा खुशी रहे। देखिए, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन थे, उन सभी की वीडियो बनाकर हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया, जो कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10 साइंस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी चैप्टर्स के, उन सभी की वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस दोस्तों, आप लोगों सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी वीडियो बनाई जाए 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए, वो चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो साइंस की हो, जितने भी चीज़ें हैं इसकी सारी वीडियो अगर प्रोवाइड आपको करवाई जाए तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इससे पहले आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम आप अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे जो लास्ट वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री की तरफ, साइंस कक्षा 10 की बात हम कर रहे हैं, कि जो लास्ट वाला जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, चाहे वो बहुकल्पी हो और चाहे अतिलघुत्तरी हो और चाहे दीर्घोत्तरी हो, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें कोई ऐसे प्रश्न नहीं लिए गए हैं कि जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर के, सभी चैप्टरों को हम लोगों ने जितने भी यानी पूरे 10 साल के एनालिसिस करने के बाद जो भी क्वेश्चन आए थे 10 ईयर तक में, उन सभी को हम छाँट करके इकट्ठा करके उन सभी को हमने यहाँ आपको कहने का मतलब सबमिट कर लिया, और उसकी हम आपको उसके लिए क्या तैयार करवा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं जाइएगा, एक बार देख जरूर लीजिएगा। अगर आप 2-4 दिन पहले अगर कहने का मतलब साइंस का पेपर अगर देने जा रहे हैं, अगर 2-4 दिन पहले 5 दिन पहले अगर इसको देख लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो जाएगी। तो देखिए, बिना देरी करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, बस इन्हीं प्रश्नों को आप एक बार रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक बार देखिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल मैं आपको बता दूं कि प्रोपेनल क्या होता है, और प्रोपेनल हो गया या एल्डिहाइड समूह हो गया, या कहने का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, या एल्कोहल समूह हो गया। कहने का मतलब आप लोगों को अगर ये चौथा चैप्टर है तो आप लोगों को स्कूल में भी तो पढ़ाया गया ही हो गया। हालांकि अगर आप लोग नहीं पढ़ा तो फिर भी यहाँ देख लीजिए। देखिए, एक बार क्या है कि अगर कई सारे ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनकी क्या लास्ट में कहने का मतलब अनुलग्न लगते हैं। तो जैसे आपको अब बता दिया जाए, जैसे OH समूह है, तो इसमें क्या होता है, ऑल समूह लास्ट में लगता है, मतलब ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल के समूह का है, तो इसमें ऑल लास्ट में अनुलग्न की अगर बात करते लगता है। और अगर बात करें हम COOH की बात करें, तो ये जानते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्या होता है, ओइक लास्ट में लगता है, कहने का मतलब अनुलग्न की अगर बात करें, ओइक। ठीक इसी प्रकार होता है एल्डिहाइड समूह जिसका होता है CHO। तो ये क्या होता है, इसकी अगर बात करें हम, तो इसमें जुड़ता है क्या है, अल। और कीटोन समूह की अगर बात करें हम, CO समूह करता है, कीटोन समूह की बात करें तो इसमें क्या लास्ट में जुड़ता है, ओन। अब इसमें हम ये पूछा गया है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो जानते हो कि प्रोपेनल में अगर देखा जाए प्रोपेन धन अल अर्थात प्रोपेनल, तो इसमें कौन सा समूह हमने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि जो पहले ये होगा CHO देखेंगे, और फिर इसके बाद हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन की बात, अगर CO देखेंगे तो OH देखेंगे, और COOH देखेंगे। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया कि CO जो होता है वो कीटोन समूह का होता है, और OH जो समूह होता है क्या होता है, वो होता है एल्कोहल समूह का होता है, और ये COOH जो होता है कहने का मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। तो इसमें ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें लास्ट में अल जुड़ा है। तो इसमें क्या है, CHO जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड समूह, जिसके लास्ट में क्या होता है, अगर अनुलग्न की बात करें तो अल लगता है। तो प्रोपेनल अर्थात अल लगा है ना, तो ये वाला क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिएगा, देखो मैं आपको पूरा समझाता हुआ बताऊंगा। अगर आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक मार के बता दिया कि ये सही है वो सही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अगर मतलब थोड़ा सा भी इससे अगर बदल दिया जाए ना,
ताकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं सारा सब चीज़ों को क्या डिफाइन करते हुए मतलब आपको समझाते हुए क्या हुआ, आपको पूरा एक एक चीज़ों को समझाते हुए मैं आपको बताऊँगा सारे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, सारे प्रश्नों को हम समझते हुए पढ़ेंगे। देखिए फिर अगला प्रश्न जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो है क्या, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो आपको मैं बता दूं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन जो है इसमें क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो, कहने का मतलब आपको अगर कहने का मतलब आप लोगों ने IUPAC के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहने का मतलब जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है, और जो एल्कीन होता है उसमें डबल बॉन्ड लगा होता है, और जो एल्काइन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अर्थात एल्केन में क्या होगा सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। अर्थात जो भी सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अगर एक बंध से द्वारा जुड़े हुए हैं तत्व तो उन्हें कह दीजिए एकल बंध, या मतलब सिंगल बॉन्ड से द्वारा जुड़े हैं तो उनको एक एकल बंध के अंतर्गत रह जाएगा। अगर डबल बॉन्ड के हैं तो उनके डबल बॉन्ड के अंतर्गत, और मतलब 3 बॉन्ड के द्वारा या त्रिक बंध के द्वारा जुड़े हैं तो उनको त्रिबंध। तो इसमें ये पूछा गया कि क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन हम पहले ही बता दिए कि जो अगर डबल बॉन्ड है क्या होगा वो एल्कीन होगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसमें जानते हो कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें क्या है H2C और डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए डबल बॉन्ड है और हम देख लेते हैं तब तक। तीसरा इसमें देखेंगे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड ये तो हो नहीं सकता, इसी ट्रिपल बॉन्ड ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी देखो सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ये भी नहीं हो सकता, इसमें क्या डबल बॉन्ड है। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या है, ये एल्कीन समूह का, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा जो चैप्टर है, देखिए दोस्तों एक भी इसमें के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको छोड़ के ना जाइएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। फिर लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर 10 ईयर के अंतर्गत जो भी पूछे गए थे पिछले 10 ईयर में, उन्हीं के बारे में उन्हीं सभी को क्वेश्चनों को छाँट कर मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके पास सामने। और इन सभी प्रश्नों को आप छोड़ कर ना जाइएगा, नहीं तो पछताइएगा। फिर लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग में आने वाले हैं, आपको 7 नंबर 10 नंबर दिला सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना देरी करते हुए देखिए हमारे पास समय वैसे भी बहुत कम है, आप लोगों के पास भी अब तो जनवरी चल रहा है, ज़्यादा समय तो है नहीं, इसी 1 महीने के अंतर्गत आप पूरा पढ़ के आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों को पा सकते हैं। 90-95% आसानी से पा सकते हैं अगर मेहनत करना होगा तो। आप अगर अभी तक आप इधर उधर घूम रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। देखिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि देखिए जब आप लोगों ने पहले भी बताया कि आप लोग एक बार IUPAC नाम जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि IUPAC में से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अंतर्गत ये भी सारा सब कुछ आता है। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो को कम से कम अगर 20 लोगों के पास आप शेयर कर देते हैं, सब लोग मिलाकर, और कम से कम अगर 100 लाइक आ जाती है, और अगर 100 लाइक आ जाती है और 20 कमेंट आते हैं तो मैं IUPAC भी पढ़ा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, एकदम आसान, तो इतना बारीकी से आपको कि दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन जानते हो कि हमने पहले भी बताया कि तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एल्केन के अंतर्गत आता है, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के अंतर्गत आता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जिसमें कहने का अब जानते हो कि ये जो बॉन्ड लगे होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य लगे होंगे या कार्बन हाइड्रोजन के मध्य लगे होंगे। तो कार्बन कार्बन के मध्य ज़्यादा हमेशा लगते हैं ज़्यादातर। तो कार्बन, अगर कार्बन की बात करें तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य हो तो अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, और 3 कार्बन है तो प्रोप। इसी प्रकार अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, अगर एथेन, मेथेन, इस प्रकार है। अगर डबल बॉन्ड हो तो मेथीन, मेथाइन, मेथीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो मेथाइन, इस प्रकार तमाम सारे हो सकते हैं। कहने का मतलब मेथाइन तो नहीं होगा, खैर मेथेन का, क्योंकि हमेशा कार्बन कार्बन के मध्य होगा। तो एक ही अगर कार्बन है तो वहाँ होगा मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो प्रोपेन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा है, और क्या है 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन किस में देखेंगे, इसमें तो 1 ही कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन। तो ये तीनों हो नहीं सकते। 3 कार्बन जिसमें है क्या होगा, वो होगा क्या, प्रोपेन समूह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो ये वाला क्या होगा हमारा, एकदम राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, हमने पहले ही बताया कि आपको समझाते हुए पूरा वीडियो मतलब पढ़ाएंगे। आगे देखिएगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हुए जल्दी स्पीड में हम, एस्टिक अम्ल का रासायनिक IUPAC नाम है। एस्टिक अम्ल का जो रासायनिक IUPAC नाम होता है, एस्टिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं कि ये हो जाएगा क्या, एथेनोइक अम्ल। अगला देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह, मतलब ये वाला समूह जो क्या कीटोनिक समूह है। तो हमने पहले बताया कि जो कीटोन समूह होता है क्या होता है, उसके लास्ट में CO अर्थात जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ऐसे ही जुड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ओन आता है। तो कीटोन समूह क्या होता है, इसमें जानते हो कि देखो CO जुड़ा हुआ है, इसमें COH जुड़ा हुआ है, CHO अर्थात कहने का मतलब जुड़ा है, और इसमें COOH जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें ये CHO ये एल्डिहाइड समूह हो गया, ये हो गया कि ये भी एल्डिहाइड समूह के अंतर्गत आता है, और ये भी क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है। ये क्या है कि क्या हो जाएगा, हमारा कीटोनिक समूह हो जाएगा। तो ये वाला एकदम हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें हम देखेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देखेंगे। आप देखेंगे, अब देखिएगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को देखेंगे। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है क्या होता है कि एथेनॉल होता है। एथिल एल्कोहल को हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एल्कोहल समूह हमने पहले बताया कि ऑल जुड़ा होता है। तो ऑल देखो इसमें जुड़ा एथेनॉल अर्थात एथिलम 2 कार्बन है। आगे देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन होते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह होता है। जो ब्यूटेनॉन होता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, लेकिन उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन है। तो हमने पहले ही बताया कि जो कीटोन समूह होता है क्या होता है, अगर कीटोन समूह है तो उसमें लास्ट में ऑन या नॉन इस प्रकार जुड़ा होगा। तो वो क्या होगा, इसमें देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जानते हो कि OH जुड़ा होता है, एल्डिहाइड में अल जुड़ा होता है, एल्कोहल में ऑल जुड़ा होता है। तो कीटोन में क्या होता है, ऑन जुड़ा होता है। ये हम कह सकते हैं कि यह कीटोन समूह है। आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया गया कॉलम A तथा कॉलम B में उनके उदाहरणों को मिलान कीजिए। देखो कॉलम A और B इस प्रकार के प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछने की पूरी 100% यूँ कह सकते हैं आएगा। इस प्रकार कॉलम में पूछ सकता है, तो इसको आप गलती ना करिएगा, इसको एकदम रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि क्या हो, आपको एक एक नंबर भी आपके इंपॉर्टेंट होने, अगर आपको 80 90 95% लाना है तो आपको पूरा देखना। अगर आप तक कभी कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो इसको आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, ए नंबर को देखेंगे। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड समूह इसमें हम लोगों को ढूंढना है इन सभी ऑप्शनों में, और एल्काइन का समूह ढूंढना है, और हमको क्या हो, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल को ढूंढना है, और हमें हेलो एल्केन को देखना होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम पहले से आपको अगर बताएं तो अगर देखो एल्काइन जो समूह होगा, हमने पहले बताया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एल्काइन होगा, जिसमें एल्डिहाइड समूह होगा वो में क्या हो, उसमें क्या होगा CHO होगा, और जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा COOH होगा, और जिसमें हेलो एल्केन होगा, हेलो एल्केन में जानते हो कि कहने का मतलब अक्रिय गैसों के अंतर्गत आता है, जैसे है क्लोरो ब्रोमो, इस प्रकार की जो जुड़े होंगे वो क्या होंगे, हेलो एल्केन के अंतर्गत आएंगी। तो एल्डिहाइड समूह हम देखेंगे इसमें किसमें जुड़ा, देखो CHO ये एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। और देखो एल्काइन की अगर बात करें तो एल्काइन हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करें COOH इसमें जुड़ा हुआ है। हेलो एल्केन की अगर बात करें तो ये देखो ब्रोमो क्लोरो इस प्रकार के लगे हुए मिलेंगे, तो ये क्या है, हेलो एल्केन के अंतर्गत आएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमको ऑप्शन दिया रहेगा कि किसका क्या मिला कहाँ है। तो इसमें हम देख सकते हैं, तो अगर पहले हम लोगों ने अगर मिलाने की अगर बात करें तो हम लोगों ने कहाँ मिलाया, अगर इसको हम देख सकते हैं मिलाकर, अगर तो क्या हमने पहला का अगर कहाँ मिलाया था, हम लोगों ने देखो एल्डिहाइड समूह जो होता है CHO होता है, तो हमने इसको मिला सकते हैं। एल्काइन की अगर बात करें तो हम तीसरे लास्ट वाले के मिला सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर बात करें तो हम देखिए यहाँ है ये, क्योंकि COOH, और जो हेलो एल्केन है वो है कहाँ, ये है। तो हम इसी ऑप्शनों को देखेंगे, तो पहला का हमने कहाँ मिलाया, B में, और दूसरा कहाँ मिलाया, D में, और तीसरा कहाँ हमने मिलाया A पे, और D का हमने कहा C पर। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे A का A है तो ये तो बिल्कुल गलत है, A का अगर B देख रहे हैं तो A का B तो मिल रहा है, लेकिन B का C मिल रहा है, B का हमने कहाँ मिला है, D में, ये तो गलत है। अगर A का देखें D पर मिल रहा है तो बिल्कुल ये गलत है। और लास्ट वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो A का B पे, देखो B का D पे, हमने B का D पर ये मिलाया है। और अगर C का बात करें तो देखो C का हमने ये A पर मिलाया, और D की अगर बात करें D पर ये C का मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन एकदम ये राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे। आगे देखिए जो भी इसमें का मतलब एकदम ज़रूरी है, ये कहने का मतलब आ सकते हैं, ये पूरे 100% आपको मार्क्स दिला सकते हैं। देखिए 9वां प्रश्न जो है, मतलब 9 बहुविकल्पी वो 10 बहुविकल्पी हम देखेंगे बस इसमें, फिर उसके बाद हमें अतिलघु उत्तरी को देखेंगे। तो अगर इसमें देखेंगे सबसे पहले एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, हमने पहले ही बताया आप लोगों को। अगर बताएं हम एल्कीन और एल्काइन का अगर सूत्र की अगर बात करते हैं तो हम आपको बताएं
जो एल्कीन, देखो एल्कीन की अगर एल्काइन की अगर सबसे पहले बात करें तो एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है यार की बात करें तो होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है। फिर अगर एल्कीन की अगर बात करते हैं हम तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ये होता है। और एल्काइन की अगर बात करें इसका जो सूत्र होता है इसको आप याद कर लीजिए, ताकि क्या होगा कि इसकी कभी कभी क्या होता है इसके सूत्र भी पूछ लेता है, इससे संबंधित कहने का मतलब क्या है आयुपेशी नाम भी पूछ लेता है, तो आपको दिक्कत ना हो तो इसके लिए देखो एल्काइन होगा, ये सॉरी ये गलत हो गया, एल्काइन होगा, आप देख लीजिएगा एल्काइन, ठीक। एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2, ये हो गया एल्कीन की अगर बात करें CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन की अगर बात करें तो CnH2n हो जाएगा, और एल्काइन की अगर बात करते हैं हम तो CnH2n-2, ये हो जाएगा। इस ये सूत्र तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है क्या हो क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा। हमने पहले ही बताया कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र क्या होता है वो होता है CnH2n। एल्कीन क्या होगा हमारा जो सूत्र होगा क्या होगा हमारा क्या है कि CnH2n। हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि जो एल्कीन का होता है वो क्या होता है CnH2n होता है, क्योंकि एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है। और एल्काइन की अगर बात करते हैं हम तो क्या होता है CnH2n-2 हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मान लो एल्कीन का ही पूछ ले, एल्काइन का भी पूछ सकता है, हालाँकि इनमें से एक ज़रूर पूछेगा। तो देखिएगा निम्न में से अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है अम्लीय प्रकृति का है। तो जानते हो कि जो क्या होता है जिसमें H समूह जुड़ा होता है, कहने का मतलब H आयन जिसमें होते हैं वो क्या होता है अम्लीय प्रकृति। तो हम एक नाम जानते हो कि CH3 CHO, ये तो है नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये भी नहीं है। तो मेथेन एथेन या प्रोपेन ये तो हो नहीं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आएगा वो जो क्या होगा उसमें जानते हो पहले से बता दिया हमने, अम्ल जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह के अंतर्गत आता है, ये तो इसमें अम्ल, तो हम बता सकते हैं ये जो यौगिक होगा क्या अम्लीय प्रकृति का होगा। भाई अम्लीय है, अम्ल जुड़ा है तो अम्लीय प्रकृति का होगा ही, तो ये क्या हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अब देखो बहुविकल्पी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसमें हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करेंगे क्या है अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा आपको, क्योंकि धमाकेदार इसी प्रकार के प्रश्न मिलते रहेंगे और आपको इसी प्रकार का मनोरंजन होता रहेगा और आपको बड़ी आसानी से समझाते हुए पढ़ाया जाएगा पूरा सब कुछ। तो देखिएगा अब अतिलघुत्तरीय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम कह सकते हैं, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। पिछली बार भी पूछा गया, तो इसके पहले वाले साल में पूछा, कहने मतलब 22 और 21 में दोनों में पूछा गया था, तो इस बार भी आने की चांसेस पूरा है। एक बार ये 19 और 18 में भी पूछा गया है। तो देखिएगा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक अभिक्रिया जो होता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे संयोजन या योगात्मक बात एक ही है, हमने उसमें अर्थ सहित पूरा बताया हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाता है, हम क्या कह देते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब जुड़ते हैं, कहने का मतलब दो पदार्थ आपस में जुड़ के केवल एक ही पदार्थ का अगर निर्माण करें तो वो क्या कहलाएगा योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा या संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो आप इसमें देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2, इसमें क्या ये एथीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है एथेन बना रहा है CH3-, आप इसको इस तरह पर लिख सकते हो CH2H6 भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो क्या है ये किसके अंतर्गत है, कहने का मतलब दो पदार्थ जुड़े और एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है, एथेन का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये क्या योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। सीधी सी बात, आप इतना ध्यान रखिएगा कि 2 3 4 5 पदार्थ जो भी मिलकर बन रहे हैं, अगर उनके जुड़ने के बाद अभिकारक जुड़ने के बाद केवल एक ही प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, अर्थात एक ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। छोड़ो ये सारी सब बात बाहर मारो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझो। ऐसे देखिए अगर इधर की ओर, कहने का मतलब तीर के इधर की ओर अगर हम बात करें तो आप लोग क्या इधर चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो कौनों भी कौन तत्व लगे हों, लेकिन इधर जुड़े के बाद अगर इधर केवल एक तत्व बनत है, अगर एक यौगिक बनत है, एक प्रोडक्ट बनत है, तो वो अंतर्गत आई के अंतर्गत योगात्मक अभिक्रिया या यूँ कह सकती संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आई। इतना समझो। फिर आगे समझो जो अगला हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा
वो हो जाएगा क्या, देखिए इसमें भी अगर इसकी बात करें तो देखिए इसमें एक तत्व ये है, एक तत्व ये है, एथाइन और हाइड्रोजन गैस जुड़ा हुआ है। तो अगर इधर देखें तो केवल एथेन बन रहा है, अर्थात एक ही तत्व बन रहा है, तो ये भी संयोजन किया या योगात्मक विधि के अंतर्गत आएगा, सीधी सी बात है। तो अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एस्टिक अम्ल का उपयोग लिखिए। एस्टिक अम्ल का जो उपयोग होता है, मतलब कहने का मतलब एस्टिक अम्ल का जो प्रयोग होता है उसका उपयोग लिखना है। तो प्रयोग साहब अभिकर्मक के रूप में इसके करते हैं और कृत्रिम सिरका बनाने में, अर्थात ये एस्टिक अम्ल जो होता है सिरके का ही सूत्र होता है, या यूँ कहें कि सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, देखिएगा, जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार आपसे टिप्पणी पूछेगा जरूर। जैव सिद्धांत 20 में, 19 में, 21 में पूछा गया, इसलिए इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो जैव शक्ति सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। तो जैव शक्ति क्या है, तो देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्जीलियस ने उन्होंने बताया कि संसार में समस्त कार्बनिक यौगिकों का जो निर्माण हुआ जीव जंतुओं द्वारा ही होता है, अर्थात जैव जगत ही कार्बनिक पदार्थों का प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ये जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसने दिया था अगर पूछ ले तो बर्जीलियस ने दिया। कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी इन्होंने बताया कि जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, उन कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ वो जीव जंतुओं द्वारा ही हुआ है। यही इसके जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आगे देखिएगा, आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा वो क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न जो देखेंगे हम। लघुत्तरीय प्रश्न जो है क्या है, आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगी, लेकिन हम आपको समझाते हुए पूरा एक एक चीज़ों को बताते हुए हम बताएंगे, पूरा समझाते हुए, ताकि आपको अगर कहने का मतलब ध्यान से भूला भटका भी हो तो आसानी से आपको याद हो जाए। देखिए समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए आप अगला जो लघुत्तरीय जो प्रश्न किया, अगर उसकी पहली प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न इस बार तो ज़रूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये सजातीय श्रेणी एक बार नहीं 10 बार पूछ चुका है और हर बार लगभग पूछा जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। इस प्रकार पूछ सकता है, या सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, या सजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें देखिएगा हम क्या लिखेंगे, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो, कहने का मतलब जो कार्बनिक यौगिक हो उनके अणुसूत्र और क्रियात्मक समूह अगर समान हैं तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर में घटते या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। कहने का मतलब जो यौगिक हैं या क्रियात्मक समूह हैं उनके अणुभार और क्रियात्मक समूह समान है और उनको क्या किया जाए, 14 अणुओं के अंतर में घटते या बढ़ते क्रम में रख दिया जाए। तो इस प्रकार से जो प्राप्त श्रेणी होगी, या कहने का मतलब किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। तो इस श्रेणी के क्या कह दिया जाता है, सजातीय श्रेणी कह दिया जाता है। उदाहरण आप इसके देख सकते हैं। उदाहरण में एक नहीं कई उदाहरणों को बात करूंगा। देखिए जैसे सजातीय श्रेणी के अंतर्गत तमाम सारे आते हैं, जैसे एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल, जितने भी क्रियात्मक समूह ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। एल्कीन की अगर बात करें, एथिलीन हो गया, प्रोपिनिलीन हो गया और ब्यूटिलीन हो गया। तो इस प्रकार के तमाम सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। अगर बात करें हम तो जो है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें से देखिए ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार या लघुत्तरी में पूछ सकता है, इसलिए इसको पढ़िएगा ज़रूर। ये आपके लॉन्ग में भी पूछ सकता है तो 7 नंबर भी दिला सकता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए जो दूसरा हमारा क्या, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं। कहने मतलब जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में आपको परिभाषित करना है, अर्थात इसको परिभाषा सहित इसको बताना है। तो देखिएगा एल्केन जो है, कहने का मतलब हमारा क्या, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनकी खुली श्रृंखला संरचना होती है एल्केन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब अगर आपको इस प्रकार ना है, कहने का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हो उसे क्या हो, जिनकी खुली श्रृंखला होती हो उन्हें क्या कह देते हैं, एल्केन कह देते हैं। अर्थात ये समझिए अगर कोई यौगिक के मध्य एक बॉन्ड लगा हुआ है तो वो क्या होता है, एल्केन कहलाता है। देखिए कि इसमें जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, इस प्रकार की ये क्या है, एल्केन के अंतर्गत आएंगे। अगर इसकी सूत्र की अगर बात करें, सामान्य सूत्र की CnH2n+2 होता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। अगर एल्कीन की अगर बात करें तो जिन हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं। हमने पहले बताया कि अगर डबल बॉन्ड है क्या हुआ, द्विबंध होता है उसमें एल्कीन होता है। इनका अगर सामान्य सूत्र की अगर बात करते हैं तो CnH2n है। अगर जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, मतलब ब्यूटाइन कह रहे हैं, ब्यूटीन, प्रोपीन, इस प्रकार की इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो हमने पहले एथीन, प्रोपीन, इतना ध्यान दीजिए। अगला जो कहने का मतलब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो क्या है हमारा, एल्काइन की अगर बात करें तो जिन हाइड्रोकार्बन में
त्रिआबंध लगा होता है अर्थात त्रिबंध होते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? एल्काइन कहते हैं। हमने पहले बताया अगर जिस कार्बनिक यौगिक में, जिन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि अगर 3 बंध लगे हों, त्रिक बंध द्वारा अगर वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम क्या कह दिया जाता है? एल्काइन कह दिया जाता है। इसका अगर समान सूत्र की अगर बात करें तो इनका जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। और इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं तो एथाइन हो जाएगा, जिसमें हम देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, प्रोपाइन हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आदि। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगर अब अन्य प्रश्नों की अगर बात करें जो कि दीर्घ उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है, इस कहने का मतलब आपको पूरे 9 नंबर दिला सकते हैं, 7 नंबर दिला सकते हैं। इन प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो इनमें देखिएगा स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ये जितने भी लॉन्ग हैं लास्ट में देखो एक आपको मैं करने के लिए दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसको अपने से करिएगा। आपको मैं जानता हूँ कि हर वीडियो के लास्ट में एक आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसको आप ढूंढिएगा, करिएगा। बस 2-3 मिनट की और वीडियो है, बस इसके बाद फिर आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको कहते हैं की उपस्थिति में अगर एस्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाता है? एस्टरीकरण। और इससे जो निर्मित पदार्थ होता है, इससे निर्मित एथिल एसीटेट यौगिकों का या एस्टर मतलब निर्माण होता है, उसे क्या कह दिया जाता है? एस्टर कह दिया जाता है। तो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए, इसमें कहा क्या कि देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो और एस्टिक एसिड हो और एथिल एल्कोहल की जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो एथिल एसीटेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कह दिया जाता है? एस्टरीकरण कह दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है CH3COOH अर्थात एस्टिक अम्ल जो होगा ये जुड़ेगा किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एथिल एल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ जुड़ेगा। और किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये कहने का मतलब ये इसकी अभिक्रिया होगी तो CH3COOC2H5 अर्थात एथिल एसीटेट का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। इसके बाद क्या होगा? एस्टर जो होगा, कहने का मतलब ये एथिल एसीटेट जो बन रहा है इसको एस्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एस्टर का नाम सूत्र पूछ ले तो आपको ये CH3COOC2H5 का ही नाम बताना है, अर्थात यही सूत्र बताना होगा, क्योंकि एस्टर या एथिल एसीटेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी और आगे देखिएगा, हम इसमें क्या देखेंगे। अब क्या है, जो ये एस्टर अम्ल है, मतलब एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है? एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में क्या करता है? अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल बना लेता है एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है। तो जो ये अभिक्रिया होगी वह क्या? साबुनीकरण कहला देती है। अगर आपसे साबुनीकरण पूछ ले तो आप इतना लिख दीजिएगा और ये आपको अभिक्रिया दर्शा दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? एथिल एसीटेट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो क्या होता है? वो क्षार होता है। तो जानते हो कि क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी सांद्र, कहने का मतलब ये प्रबल क्षार होता है। इसके साथ इसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है? एथिल एसीटेट ये बना लेगा, एथिल एल्कोहल बना लेगा और सोडियम एसीटेट बना लेगा। ये क्या हो जाएगा? ये कहने का मतलब अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एथिल एल्कोहल बना लेगा और बना लेगा सोडियम एसीटेट। आपको ये कहने का मतलब पूरा क्लियर हो गया कि एस्टरीकरण क्या है। उदाहरण से तो आपको समझ में आया होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगला प्रश्न है वो है हमारा, निम्न यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। तो पहले मैंने बताया कि आपको होमवर्क ज़रूर मैं देता हूँ। तो होमवर्क आपको ये तीनों क्वेश्चन हैं। अगर आपको आयुपेशी नाम नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा। अगर जिसके कहने का मतलब लगभग 20 से या 25 कमेंट अगर रहेंगे इस वीडियो में तो मैं आपको पक्का है, प्रॉमिस है कि मैं आयुपेशी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। आयुपेशी आपको क्लियर कर दूंगा एक बोर्ड में, एकदम अच्छी तरीके से इसको पढ़ा दूंगा। अगर आप लोगों ने पहले और दूसरे चैप्टर और तीसरे चैप्टर के साइंस के जो भी कक्षा 10 के अगर साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो में लिंक पड़ी रहेगी, देख लीजिएगा। अगला देखिएगा, इसमें क्या हो, ये आपको ये 4 कहने का मतलब ये 4 आयुपेशी नाम पूछे गए हैं। इनको आप करके कमेंट करिएगा कि इसका क्या होगा, पहले का क्या होगा, मतलब CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 का क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का क्या होगा आयुपेशी नाम। इन सभी आयुपेशी नामों को आपको क्या कमेंट करना है। जिसका कमेंट में 0 लाइक रहेगा उसको मैं क्या कुछ ना कुछ इनाम ज़रूर दूंगा। आगे देखिएगा,
जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये जो भी होमवर्क आपको दिया इसको छोड़कर मत जाइएगा, सोच रहे हैं कि अगर ये होमवर्क है तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तो इसको ज़रूर देखिएगा। और आगे अगला जो है क्या है, कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सभी की अगर बात करूँ, यूपीएससी तो जरूर पढ़ के जाना है, स्त्रीकरण जरूर पढ़ के जाना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इन सभी में अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो कार्बन की चतुसंयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अगर कह दूँ इस चैप्टर में अगर पूरा छांटने की अगर बात आ जाए तो यूपीएससी और कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है, तो कार्बनिक यौगिक कार्बन के चतुसंयोजकता पर जरूर टिप्पणी, ये कहने का मतलब आपको पूरा लिखना होगा। तो आपके ये पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने आपको बता दिया गया। इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा बोर्ड के पहले, आप पेपर से जाने एक बार देख लीजिएगा, आपके पक्का है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, सारे चैप्टर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए हाई स्केल के लिए थे, इसकी वीडियो बना दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिजिक्स को ख़त्म करेंगे, फिजिक्स करने के बाद हम बायो की तरफ चलेंगे। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह आपको रोज़ वीडियो मिलती जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।